ठीक है। तो सितंबर के करंट अफेयर्स में एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी के कुछ टॉपिक्स हैं जो कि न्यूज में थे, जिसमें हिमालयन वल्चर्स हैं, हिमालय के जो बाज होते हैं, वल्चर्स होते हैं, उसके बारे में देखेंगे। देन सेकंड है मिट्योर शावर होता है। मिट्योर शावर जिसको हम लोग शूटिंग स्टार, टूटता तारा बोलते हैं, वो वाले के बारे में देखेंगे। फिर कुछ ऐसे बर्ड्स हैं, एंडेमिक बर्ड्स हैं जो कि सिर्फ इंडिया में मिलते हैं और बहुत ही कम जगह पे मिलते हैं, उसके बारे में देखेंगे। देन तकाकिया एक बोलना चाहिए कि एक स्पीसीज है, जिसके बारे में हम समझेंगे। फिर एक ड्रॉट डिक्लेरेशन है ना, ड्रॉट कहीं पे सूखा पड़ता है, ड्रॉट होता है, उसके पीछे क्या क्राइटेरिया होता है, उसको समझेंगे कि क्यों हम लोग किसी डिस्ट्रिक्ट को, किसी भी जिले को ड्रॉट या सूखा डिक्लेयर कर सकते हैं। फिर है तंपरा लेक, इस ये जो झील है, ये जो लेक है, क्यों न्यूज में था, इसके बारे में देखेंगे। फिर है हाइड्रोपोनिक्स फार्मिंग, ऐसा फार्मिंग जो जिसमें ये टेक्नोलॉजी को यूज किया जाता है, हाइड्रोपोनिक्स, ये क्या है इसको समझेंगे। फिर हेरॉन्स के बारे में देखेंगे, हेरॉन्स मतलब बगुला, बगुला जो है उसका रूल हम लोग देखेंगे, और इंडिया में क्या पोजीशन है हेरॉन्स के बारे में। एंड लास्ट है ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट 2023, इसके बारे में आज हम लोग देखेंगे। तो एनवायरनमेंट से रिलेटेड हर चीज जो इंडिया के पर्सपेक्टिव में है वो इम्पोर्टेंट होता है। क्वेश्चंस इसमें से करंट अफेयर्स में से ही आते हैं एनवायरनमेंट के। तो इसलिए क्या है, एनवायरनमेंट में स्टैटिक्स से ज्यादा करंट अफेयर्स वाले पार्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं हिमालयन वल्चर से। हिमालयन वल्चर मतलब हिमालय का बाज। शीतल, मैं आपको एडमिन बना दे रहा हूँ, आप ना कोई आते हैं ना तो एडमिट कर दीजिएगा। हाँ, आपके पास रिक्वेस्ट आएगा, बस उसको एडमिट कर दीजिएगा ताकि डिस्टरबेंस ना हो। हाँ। ओके। तो जो हिमालय के वल्चर्स हैं, जो हिमालय के बाज हैं, इनके साथ क्या है, इनका ना पॉपुलेशन जो है बहुत तेजी से डिक्लाइन कर रहा है। इनफैक्ट ऐसा है कि इंडिया के जितने वल्चर्स हैं, जितने बाज हम लोग बोलते हैं, इनका जो पॉपुलेशन है, जनसंख्या जो है इनकी, वो बहुत तेजी से डिक्लाइन कर रही है। और इसका मेन कारण है हम लोग जो केमिकल्स यूज करते हैं हमारे एग्रीकल्चर में, हमारे जो खेती में जो रसायन का यूज होता है, ये उसका मेन कारण है। तो अब क्या है कि कुछ वल्चर्स ऐसे होते हैं जो कि रेयर हैं, यूनिक हैं। जैसे क्या है, हिमालय में जो वल्चर हैं वो वैसे एरिया के वल्चर हैं जो कि स्नो एरिया में, स्नोई एरिया में पूरा बर्फ जमा रहता है, वैसे एरिया के वल्चर्स हैं। और वैसे एरिया के वल्चर्स यूनिक होते हैं, है ना? तो उसको हम लोगों ने क्या किया, फर्स्ट टाइम आसाम का एक जू है, आसाम का जो स्टेट का एक जू है ना, ऑफिशियल जू जिसको बोलते हैं, वहां पे पहली बार हम लोगों ने हिमालय के हिमालयन वल्चर के जो जो एग्स हैं, उसके जो बच्चे हैं, उनका ब्रीडिंग करवाया। मतलब पहली बार हम लोगों ने वहां पे कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में उनका बेबी प्रोड्यूस करवाया, ताकि उनका जनसंख्या, उनकी जो पॉपुलेशन है, बढ़ सके। आप जानते हो कि किसी भी बर्ड के साथ सबसे बड़ा इशू ये है कि उनको उनका हैबिटेट नहीं मिल पाता, कहीं पे आवास नहीं मिल पाता। एंड सेकंड प्रॉब्लम उनके साथ ये है कि रिप्रोडक्शन के लिए या जहाँ पे बेबी होता है, वो सेफली नहीं रह पाते। अभी जैसे इतना गर्मी है कि मोस्ट ऑफ द जो वल्चर्स हैं या बर्ड्स हैं, उनके बच्चे जो हैं सर्वाइव नहीं कर पाते इतनी गर्मी में। इवन देखोगे कि मैं आसपास मैंने देखा कि कैट जो बिल्ली है, उसने बच्चे दिए थे, उसके सारे बच्चे खत्म हो गए, है ना, ये गर्मी के कारण से, इतना ज्यादा टेम्परेचर है। तो इसलिए क्या है, ये जो हिमालयन वल्चर्स है, ये नियर थ्रेटन्ड में आ गया। नियर थ्रेटन्ड वो कैटेगरी है जो आईयूसीएन बनाता है ना। आईयूसीएन एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि बताता है कि ये जो स्पीसीज है, ये कितना ज्यादा खतरे में है। तो इसने बोला नियर थ्रेटन्ड मतलब जस्ट खतरे में ही है ना। करीब हमारे पास 66,000 पॉपुलेशन है। अब हम लोग आसाम में क्यों कर रहे हैं, क्योंकि देखो, आसाम हिमालय के जस्ट फुटहिल में है, जस्ट नीचे वाले जो उसको बोलते हैं तलछटी, है ना, उस पे है ये। इसलिए हिमालयन वल्चर्स का वहां पे ब्रीडिंग करके देखा जा रहा है, और हम लोग सक्सेसफुली भी किए उसका ब्रीडिंग।
आइडियली ये लोग जो पाए जाते हैं, ये लोग हिमालय के हाई वाले लेटीट्यूड, हाई एल्टीट्यूड पे पाए जाते हैं, ऊंचाइयों में पाए जाते हैं। पर हम लोगों ने इसको आसाम में ब्रीडिंग करवाया और हम लोग सक्सेसफुल भी रहे। और ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडिया करता है, पूरे वर्ल्ड वाले लोग ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि ये जो वल्चर्स होते हैं, ये किसी भी खाद्य श्रृंखला के सबसे एंड के प्राणी हैं। मतलब किसी भी जो फूड चेन जो है, फूड चेन के लास्ट के जो स्पीसीज होते हैं, वो किसी भी पोल्यूशन में सबसे ज्यादा हार्मफुल उनके बॉडी को होता है ना। ये चीज हम लोग फूड चेन में पढ़ेंगे कभी, जो लोग एनवायरमेंट पढ़े हैं उन लोग जानते हैं। तो क्या है, फूड चेन में जो सबसे लास्ट में जो एनिमल होता है, उसको पोल्यूशन का सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। और आप लोग जानते हो कि जो जो वल्चर्स हैं, ये बाज हैं, ये डेड बॉडीज खाते हैं, कैरेकस इसको बोलते हैं, है ना, उनको खाते हैं, और उसके कारण से पोल्यूशन इनके में सबसे ज्यादा होता है। इसलिए इनका पॉपुलेशन बहुत रैपिडली डिक्लाइन किया गया। तो इसमें चैलेंजेस ये हैं कि ये जो वल्चर्स हैं, ये लोग आइडियली तो स्नो वाले माउंटेन पे रहते हैं, है ना। पर हम लोगों ने इनको नीचे असम के पास लाके ट्रॉपिकल एनवायरनमेंट दिया, जो कि जस्ट अपोजिट है उसका। ठीक है, फिर भी हम लोग उसको सरवाइव करवा पाए। भले चुनौती भरा था, पर हम लोग फिर भी इसको सरवाइव करवा पाए। और ऐसा जो सक्सेसफुल जो मिशन हुआ है, जिसमें कैप्टिव ब्रीडिंग, इसको बोलते हैं कैप्टिव ब्रीडिंग, मतलब उसको कैप्चर, मतलब एक जगह रह के लैब में उसको ब्रीडिंग करवाना। तो ऐसा सेकंड है पूरे वर्ल्ड में। फ्रांस में ऐसा हुआ था, उसके बाद इंडिया में ऐसा किया गया। अब क्या है, इस वल्चर के बारे में थोड़ा सा समझते हैं। तो ये जो वल्चर्स हैं या जो बाज हैं, ऐसे दिख रहा है ना जो आपको, इनका जो 53% जो पॉपुलेशन है, वो खत्म हो गया है 2003 के बाद से। यू कैन सी 2003 के बाद से इनका पॉपुलेशन अराउंड 50% खत्म हो गया है। उसमें भी पर्टिकुलरली कुछ कुछ पॉपुलेशन, कुछ कुछ वैरायटी जो हैं, कुछ इसके जो वैरायटीज हैं, कुछ स्पीसीज है, उनका जो पॉपुलेशन है वो करीब 99% खत्म हो गया है। मतलब सोचो कितना डिफिकल्ट हो गया है इनके लिए सर्वाइव करना। और पूरे वर्ल्ड के साथ ऐसा ही है। तो कुछ जो इसके वैरायटीज हैं वो क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। मतलब ऐसा है कि इसके 2-4 ही बचे हुए हैं, या 8-10 ही बचे हुए हैं। उसमें भी लास्ट 10 साल या 20 साल से कई बार किसी ने नोटिस ही नहीं किया, देखा ही नहीं है वो वैरायटी को। और इसके पीछे का मेजर रीजन होता है, ये डाइक्लोफेनाक करके एक है केमिकल, डाइक्लोफेनाक। वो केमिकल जो है वो बहुत ज्यादा हार्म करता है इनके इनके एग्स को। इसको इसका ये जो डाइक्लोफेनाक है, ये एग्रीकल्चरल एक्टिविटी में यूज किया जाता है। और उसको उसको जो जैसे बकरी खाती है, गोट्स वगैरह खाते हैं, या एनिमल्स, काऊ अगर खाए उसको, तो वो जब खा लेते हैं किसको, उस एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट को जिसमें डाइक्लोफेनाक वगैरह डला हुआ है, तो उससे क्या है, उनका जो डेड बॉडी है उसमें भी डाइक्लोफेनाक रहता है। और उस डेड बॉडी में को अगर वल्चर खाते हैं, तो उनके बॉडी में भी डाइक्लोफेनाक आ जाता है। और डाइक्लोफेनाक से क्या होता है, इनके जो एग हैं, इनका जो शेल है, ऊपर का जो छिलका जो होता है एग का शेल है, वो थिन हो जाता है, पतला हो जाता है, जिससे बच्चे प्रीमेच्योर हो जाते हैं, क्योंकि जल्दी फूट जाता है। और इसके कारण से क्या होता है, इनके बच्चे सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, इसके कारण से इनका पॉपुलेशन डिक्लाइन कर रहा है। डाइक्लोफेनाक एक्चुअल में एग्रीकल्चर में ना यूज होकर एनिमल्स में मेनली यूज होता है, एक्चुअल में, है ना, एनिमल्स में यूज होता है। तो एनिमल्स को कुछ कुछ डिसीजेस से बचाने के लिए इसको यूज किया जाता है। और वो एनिमल्स में उसका लेवल ऑफ कंसंट्रेशन बढ़ जाता है। और उसके कारण से क्या होता है, उसके कारण से जो उनका डेड बॉडी है उसमें भी डाइक्लोफेनाक का अमाउंट होता है, जो कि उनको नुकसान देता है। आपने एडमिट कर दिया ना? यस। यस। ओके, ठीक है। तो ऐसे ही इसके साथ हुआ। तो आप कोई पूछे कि वल्चर का पॉपुलेशन क्यों कम होता जा रहा है, तो आप बिल्कुल ये बता सकते हो, क्योंकि ये डाइक्लोफेनाक और कुछ और फेनाक वाला जो केमिकल्स हैं जो हम लोग यूज करते हैं, वो इनके एग के शेल को थिन कर देते हैं, जिसके कारण से इनके बच्चे प्रीमेच्योर हो जाते हैं। तो क्या है, आसाम में, जहाँ पे आसाम का जो स्टेट जू है, जहाँ पे इनका ब्रीडिंग करवाया गया, उसका नाम है वो जो प्लेस है उसका नाम है रानी, है ना, रानी प्लेस है। तो अब इनका डिक्लाइन का रीजन मैंने बता दिया कि ये डाइक्लोफेनाक है। डाइक्लोफेनाक कौन सी कैटेगरी का मेडिसिन है, इसको बोला जाता है एनसेड। एनसेड इस कैटेगरी का मेडिसिन है। जैसे क्या है, ये ना नॉन स्टेरॉइडल और एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग है। क्या है, किसी को दर्द होता है, किसी को कुछ तकलीफ होती है, तो मतलब एनिमल्स में किया जाता है डाइक्लोफेनाक का। ये इसी कैटेगरी के अदर भी मेडिसिन होते हैं जो कि नुकसानदेह होते हैं। तो डाइक्लोफेनाक का एज सच गवर्नमेंट ने उसको बैन कर दिया। तो करीब अगर देखा जाए कि जैसे जितना भी उसने एनिमल का डेड बॉडी खाया, क्रैकर्स खाया,
और उसमें सिर्फ 0.4 to 0.7% अगर एनिमल में ही अगर डाइक्लोफेनाक मिल भी जाता है, तब भी उनका 99% वर्चुअल का पॉपुलेशन खत्म हो जाता है। तो आप समझो कि मेरे पास 100 खाने हैं जिसमें से सिर्फ 0.4% में डाइक्लोफेनाक का कंटामिनेशन है ना। तो अगर मैंने 0.4 या 0.4 to 0.7% खाने में भी मेरे अगर डाइक्लोफेनाक आ जाता है, मेरे मतलब मैं अगर वल्चर हूं तो, है ना, मेरे खाने में इतना आ जाता है, तो मेरा पॉपुलेशन जो है 99% डिक्लाइन कर सकता है। तो इतना ज्यादा डेंजरस है। तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट और क्लाइमेट चेंज जो है, इसने क्या किया, एक एक्शन प्लान बनाया वल्चर के कंजर्वेशन का 2006 का। और उसने ये जो डीसीजीआई होता है, हम लोगों ने उस दिन डीजीसीआई पढ़ा था, ये डीसीजीआई है। डीजीसीआई सिविल एविएशन वाला था, और ये डीसीजीआई है, ये ड्रग्स के लिए है, जो ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, जो कि ड्रग्स जो मैन्युफैक्चरिंग का रेगुलेटर है ये, इसने बैन कर दिया है डाइक्लोफेनाक का। 2006 से ही बैन कर दिया। स्टिल कई जगह पे इसका यूज होता रहा है। हम लोगों ने रिसेंटली कई एनिमल्स का एग्जामिनेशन किया, तो हमको पता चला कि डाइक्लोफेनाक यूज हो रहा है अभी भी। तो ये सब चीजें हैं। तो वल्चर कंजर्वेशन के लिए हम लोगों ने एक इंटरनेशनल पॉलिसी है जिसका नाम है सेव, जिसका फुल फॉर्म है सेविंग एशियाज वल्चर फ्रॉम एक्सटिंक्शन। इनको बचाने के लिए 5 ऑर्गेनाइजेशन है जो पास आई। इंडिया में कोई भी बर्ड से रिलेटेड कोई ऑर्गेनाइजेशन अगर न्यूज में रहता है, उसका नाम है बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, है ना, BNHS। ये ना कभी भी बर्ड कंजर्वेशन का नाम आएगा ना, तो इसका नाम बहुत ज्यादा न्यूज में रहता है। इसके अलावा नेपाल का बर्ड कंजर्वेशन का, फिर नेपाल के 2 हैं ऑर्गेनाइजेशन, फिर यूके का एक ऑर्गेनाइजेशन और एक लंदन का ऑर्गेनाइजेशन। ये सब लोगों ने मिलके एक मिशन चालू किया जिसमें वल्चर का पॉपुलेशन बचाने के लिए काम किया। खैर, तो ये तो वर्ल्ड की बात है। इंडिया ने क्या किया, तो इंडिया में एक सेंट्रल जू अथॉरिटी है जो जू को देखता है, और उसके साथ मिलके जो बर्ड्स को देखता है, जिसका नाम है बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी। ये दोनों ने मिलके वल्चर का कंजर्वेशन का ब्रीडिंग प्रोग्राम चालू किया। और वो कहाँ पे चालू किया था, आसाम में। आसाम में वो टाइप का वल्चर था जो कि हिमालयन वल्चर है। बट हम लोगों ने कुछ और जगह पे VCC सेंटर बनाया, जैसे प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर होता है, वैसे VCC सेंटर बनाया, जिसमें से एक हरियाणा का एक प्लेस है पिंजौर, जहां पे हम धीरे धीरे डेवलप करके वन ऑफ द वर्ल्ड के लार्जेस्ट फैसिलिटी बन गए, जहां पे वल्चर के पॉपुलेशन को कंजर्व किया जा सकता है। उस स्ट्रेटेजी का नाम है जटायु कंजर्वेशन ब्रीडिंग सेंटर, है ना, जटायु नाम से लगता है। तो इस टाइप का उसका नाम है। तो मतलब हरियाणा, आप याद रखना, हरियाणा एक सेंटर है जहां पे वल्चर को बचाने के लिए बात कर रहे हैं। और एक आसाम जू क्यों कर रहा है, क्योंकि वो हिमालयन वल्चर को बचाने के लिए काम कर रहा है। ठीक है। तो कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन, सेंट्रल जू अथॉरिटी और सेकंड बॉम्बे नेशनल हिस्ट्री सोसाइटी, ये 2 ऑर्गेनाइजेशन मिलकर इस पे काम करते हैं। वर्ल्ड लेवल पे क्या वो काम हो रहा है, वो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट एज सच इस बर्ड के लिए नहीं है। ठीक है। तो एक प्रोग्राम चला था, नेशनल एक्शन प्लान ऑन वल्चर कंजर्वेशन 2020-2025। इसका मतलब ये अभी भी चल रहा होगा, क्योंकि 2025 खत्म नहीं हुआ। ये जो प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम हम लोगों ने ओरिजिनेट किया 2017 में। 2017 में क्यों किया, क्योंकि सारे बर्ड्स जो माइग्रेट करते हैं, एक कंट्री से दूसरे कंट्री में मूव करते हैं, ऐसे बर्ड्स, इनके लिए एक कन्वेंशन है, इनके लिए एक पूरे वर्ल्ड लेवल पे एक बोलना चाहिए कि एक एक बोलना चाहिए ट्रीटी बनी हुई है ना, समझौता हुआ है। और उसका नाम है कंजर्वेशन ऑन माइग्रेटरी स्पीसीज, CMS। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, CMS। इसकी मीटिंग होते रहती है। तो इसकी ना 13वीं मीटिंग में हम लोगों ने बोला था कि हमारे कंट्री में हम लोग नेशनल एक्शन प्लान ऑन वल्चर कंजर्वेशन करेंगे। हमारा एक राष्ट्रीय प्लान रहेगा वल्चर के कंजर्वेशन के लिए। और उसके अंडर में हम लोगों ने कुछ मेजर प्लान डिसाइड किया था, जिसमें हमने पहले ये बोला, ऐसे कोई भी टॉक्सिक जो कि वल्चर के पॉपुलेशन को खत्म करता है, उसको हम खत्म करेंगे। वैसे टॉक्सिक जो मेडिसिन हैं या सब्सटेंसेस हैं या केमिकल्स हैं, उसको हम लोग बैन करेंगे। पर्टिकुलरली जो NSAID के अंदर में आते हैं, NSAID मतलब जो आपके डाइक्लोफेनाक वाले कैटेगरी है, उसमें जो आते हैं उनको हम बंद करेंगे। फिर हम वो भी बंद करेंगे जो कि वल्चर के पार्ट का जो ट्रेड होता है, उसके बॉडी पार्ट्स का जो ट्रेड होता है ना, उसका व्यापार जो होता है, उसको बंद करेंगे। फिर हम पोचर्स जो होते हैं, जो शिकारी होते हैं, उनको हम लोग बैन करवाएंगे। फिर नेशनल वल्चर टास्क फोर्स रहेगा, जो कि किसी भी जगह पे वल्चर का प्रॉब्लम हो रहा है तो वो एक्सपर्ट रहेगा और वो उसमें एक्टिवली काम करेगा। ये हमारा प्लान है। तो ये पूरे जो वल्चर के पॉपुलेशन से रिलेटेड है, इसमें जो टेक अवे है आपके लिए,
वो ये है, एक तो हिमालयन वल्चर जो कि हिमालय के स्नो वाले एरिया में मिलता है, असम का जू जो उसको बचाने की काम कर रहा है। तो ये तो हुआ लोकल एफर्ट। बट इंडिया के लेवल का एफर्ट जो है, इंडिया के लेवल का एफर्ट में दो ऑर्गेनाइजेशन है, सेंट्रल जू अथॉरिटी और बॉम्बे नेचुरल सोसाइटी जो है, ये दोनों मिलके काम कर रहे हैं तो किसी भी टाइप के बर्ड्स को सेव करने के लिए। इसमें पर्टिकुलरली वल्चर को बचाने के लिए हम लोगों ने जो कन्वेंशन और माइग्रेटरी स्पीसीज में साइन किया था कि हम अपने यहाँ के वल्चर को बचाएंगे, इसके लिए एक नेशनल एक्शन प्लान है वल्चर कंजर्वेशन का, जो अभी भी चल रहा है, जिसमें हम क्या क्या बात किए थे। वो डाइक्लोफेनॉक को बंद करेंगे। दूसरा, ऐसे कोई भी टॉक्सिक्स होंगे जो कि उनको नुकसान देते हैं उसको बंद करेंगे। तीसरा, हम पोचर्स को हटाएंगे। चौथा, हम उसके बॉडी पार्ट्स का ट्रेड बंद करेंगे और एक टास्क फोर्स बनाएंगे। ये हमारा पूरा एक इस टॉपिक से रिलेटेड चीजें हुई, तो इस क्वेश्चन इसके बियॉन्ड नहीं आएगा। अब क्या है, अब इसमें प्री या मेंस के हिसाब से देखा जाए तो ये प्री का इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्री के हिसाब से, है ना। आप मेंस में ना आप ना इसका कुछ एग्जांपल्स डाल सकते हो कि जैसे ऐसा के लिए हम लोग ये क्या कर रहे हैं करके। तो प्री के हिसाब से आई विल से कि देखो, ये वल्चर का कंजर्वेशन का 99% पॉपुलेशन जब डिक्लाइन कर जा रहा है तो ये इंपॉर्टेंट है। बट ये आज के लिए नहीं, बहुत पहले से इंपॉर्टेंट रहा है। क्यों पता है? क्योंकि डाइक्लोफेनाक हम लोग बहुत पहले से बंद किए हैं और उसके बारे में सभी लोग जान रहे हैं। अब आप लोग भी जान गए। तो क्या है, एज सच इस साल के लिए बहुत बड़ा न्यूज में नहीं है। तो आई से 6 आउट ऑफ 10, इसको 6 नंबर दूंगा 10 में से, अगर वो पूछा जा सकता है कि नहीं पूछा जा सकता। बाकी मेंस के हिसाब से 3 आउट ऑफ 10। एक है मिट्योर शॉवर, हम लोग बोलते हैं टूटता तारा, है ना, शूटिंग स्टार बोलते हैं। आइडियली वो शूटिंग स्टार नहीं होता, वो एक्चुअली मिट्योर होते हैं जो कि टूटते जाते हैं, टूट के गिरते रहते हैं। तो ये मिट्योर होते क्या हैं? मिट्योर और ये क्यों गिरते रहते हैं? तो ये मिट्योर एक रॉक का टुकड़ा है, पत्थर का टुकड़ा समझो, चट्टानों का टुकड़ा है, जो कि कोमेट से आया था। कोमेट्स जो होते हैं वहां से आया था। तो उससे टूट के क्या है, जब हमारे यहाँ एटमॉस्फेयर में आते हैं तो हमारे यहाँ एटमॉस्फेयर तो बहुत डेंस है, बहुत ज्यादा घनत्व बहुत ज्यादा है। और जब ना जो मिट्योर्स हैं वो जाके हमारे एटमॉस्फेयर में टकराते हैं तो क्या होता है, ये इसमें फायर लग जाता है, आग लग जाता है। क्यों? फ्रिक्शन के कारण से। हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो इतना डेंस है कि कोई भी पत्थर को वो ना जला डालता है। और जलाने के कारण से उसके पीछे एक धुआं जैसे निकलता है, उसके पीछे लाइक फायर बॉल जैसे दिखता है। उसको उसको बोलते हैं फायर बॉल। फायर बॉल जैसे दिखता है तो आपको लगता है कि कोई स्टार टूट रहा है, उसके पीछे पूंछ जैसा दिखता है, तो उसको शूटिंग स्टार बोलते हैं। आइडियली तारा टूटता नहीं है, आइडियली तारा तो ब्लास्ट करके, सुपरनोवा ब्लास्ट करके खत्म होता है। पर ये जो मिटियोर शावर है वो आपके ऊपर में स्टार जैसे टूट रहे हैं बहुत सारे, ऐसा टाइप के दिखाई देते हैं। तो वैसे ही एक परसेट करके एक मीटियोर शावर है, जिसको नासा उसको स्काई फायरबॉल का नेटवर्क बोलता है, क्योंकि ये हर साल टूटता है। हर साल वहां से हमारे पास शावर आता है। पर्टिकुलरली अगस्त के मंथ में हमारे यहाँ इस टाइप से मीटियोर्स टूटते हुए आते हैं। ये तो क्या चीज है ये? तो ये है स्पेस रॉक। स्पेस का एक चट्टान है, रॉक है, जो हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में फ्रिक्शन के कारण से आता है। और ऐसे बहुत सारे आते रहते हैं और आके टूट के बस डस्ट पार्टिकल रह जाते हैं ऊपर में, है ना। मतलब ये एक्चुअल में नीचे आके पूरा सॉलिड फॉर्म में नहीं आ पाता। वो इतना फ्रिक्शन और जलने के कारण से वो पूरा डस्ट के फॉर्म में रह जाता है और अल्टीमेटली अर्थ में कुछ नहीं आ पाता। तो एक प्रकार से एटमॉस्फेयर हमारा सेव करता है। अब क्या है, ये परसेट नाम जो है मिट्योर शावर, इसके बारे में क्या जानना है? तो ये मिट्योर शावर का एक स्पेसिफिक वैरायटी है जो कि सबसे ज्यादा पॉपुलर है, और ये अगस्त महीने में ही आता है। आपको दिख रहा है कि इस टाइप का जो ये पूंछ दिख रहा है, ये इस कारण से क्योंकि ये जल गया, जलने के कारण से धुआं निकलता है, फायर हो जाता है, इसके कारण से पीछे आपको पूंछ जैसा दिखता है। तो इसको बोलते हैं ट्रेल्स ऑफ लाइट। ठीक है। ऐसा ये अगस्त के मंथ में करीब 50 से 100 मिट्योर्स 1 घंटे में ऐसे गिरते हैं। तो आपको ऐसा लगता है कि बहुत सारे फायर बॉल्स आ रहे हैं। पर्टिकुलरली जब वेदर वार्म होता है, गर्म होता है, उस समय आपको ये ज्यादा दिखता है। और ऐसे बहुत सारे फायरबॉल ये जनरेट करता है। ठीक है। तो क्या है ये, हाँ, तो ये क्या है, ये एक रेगुलर फिनोमिना है, कोई ऐसा नहीं कि यूनिक फिनोमिना है, हर साल के अगस्त में ऐसा दिखता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ परसेंट मीटर शावर होते हैं, अदर भी मीटर शावर होते हैं। पर क्या होता है, जैसे रोटेशन के टाइम में, रिवॉल्यूशन के टाइम में कुछ रॉक्स एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करते हैं अगस्त के मंथ में। उस समय ऐसा होता है कि वो लोग उस डायरेक्शन में रहते हैं जहां से वो गिर सकते हैं, इसलिए ना वो अगस्त के मंथ में वो गिरते रहते हैं ऐसा। खैर, हमको उतना ज्यादा तकलीफ नहीं होती, हमको बस देखने में अच्छा लगता है। तो ये है मेटेओर शावर। किसी भी मेटेओर शावर का रीजन यही रहता है, अगर आपसे कोई पूछे तो इसका रीजन यही रहता है। ठीक है। अगला है एंडेमिक बर्ड ऑफ इंडिया। अच्छा, इसके बारे में ये एज सच देखो, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फिनोमिना नहीं है।
प्री एंड मेंस दोनों के सबसे 3 आउट ऑफ 10 है। लाइक ट्रीट इट एज अ जीके, जीके के जैसे पार्ट से यूज करना। बस आप इतना याद रखना, कोमेट से टूट के मिट्योर आते हैं, कोमेट से टूट के मिट्योर्स आते हैं, ठीक है। अब है एंडेमिक बर्ड ऑफ इंडिया। एंडेमिक बर्ड कुछ ऐसे बर्ड्स हैं जो कि इंडिया में ही मिलते हैं, कहीं और नहीं मिलते, और इंडिया में भी इसका कई लोगों का पॉपुलेशन जो है खराब हो रहा है। जैसे क्या है, ऐसे करीब पूरे वर्ल्ड के 5% बर्ड्स हैं जो कि इंडिया में एंडेमिक है, मतलब इंडिया में ही सीमित है और इंडिया में ही रहते हैं। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इसको बताया। अब देखो ये ऑर्गेनाइजेशन इंपॉर्टेंट है, ZSI, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ये क्या करता है, ये इंडिया के बर्ड्स की स्पीसीज का एक डेटाबेस रखता है, ठीक है। अब क्या है, इसने क्या किया, इसने बताया कि करीब करीब ऐसे 75 बर्ड्स हैं जो कि इंडिया में एंडेमिक है। इसके अलावा अदर के बारे में भी बताया है, डिटेल में ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। इसमें जानने के लिए क्या क्या चीज है, देखो इंडिया में करीब 1300 के आसपास बर्ड स्पीसीज हैं, मतलब पक्षियों की जो प्रजातियां हैं वो 1300 के आसपास हैं। इसको रफ, ये रफ फिगर याद रखना, 1300 के आसपास हमारे स्पीसीज हैं बर्ड्स के, जिसमें से पूरे वर्ल्ड के 12% अकेले इंडिया में है। पूरे वर्ल्ड के बर्ड्स के पॉपुलेशन का जो वैरायटी का हिसाब से पॉपुलेशन देखा जाए तो इंडिया में अकेले 12% है, जिसमें 3 स्पेसिफिक स्पीसीज हैं जो कि लास्ट कुछ 10 से 15 साल में हम लोगों ने देखा नहीं है। जैसे क्या है, मणिपुर का एक बश क्वेल होता है जिसको हम लोग ने ऑब्जर्व नहीं किया है 8-10 साल से। हिमालयन क्वेल होता है जो कि आप न्यूज में पढ़ोगे भी, ये भी हम लोग नहीं देखे हैं बहुत सालों से। और एक है जेडल्स का क्रूजर। ये 3 नाम है जिसको हम कई सालों से नहीं देखे हैं। ये जो बर्ड्स हैं मोस्टली ना कौन से एरिया पे मिलते हैं, तो इसका 3 जगह का प्लेस है। एक तो है वेस्टर्न घाट, तो पश्चिमी घाट या वेस्टर्न घाट जो बोला जाता है, वहां पे ये बर्ड्स मिलते हैं। जो मोस्ट ऑफ द बर्ड्स जो कि रेयर होते हैं, पर्टिकुलरली मालाबार वाला एरिया, मतलब केरला के पास वाला एरिया, वहां पे। सेकंड इसका एक प्लेस है अंडमान एंड निकोबार, है ना, अंडमान निकोबार। और तीसरा एक प्लेस है ईस्टर्न हिमालय, मतलब आसाम के पास। ये 3 इंडिया में जो प्लेसेस हैं जहां पे इंडिया के सबसे रेयर बर्ड्स मिलते हैं। तो जो बर्ड लवर होते हैं वो वहां पे पहुंचते हैं, ऑर्निथोलॉजिस्ट बोला जाता है ना, वो वहां पे पहुंचते हैं और वो मतलब जो फोटोग्राफर्स होते हैं वो भी फोटो वगैरह खींचने के लिए पहुंचते हैं वहां पे। तो देखा जाए तो जैसे IUCN ने कुछ बर्ड्स को ना क्रिटिकली इंडेंजर्ड में डाला है, मतलब ये खत्म ही हो गए, ऑलमोस्ट खत्म होने वाले। जिसमें से हिमालयन क्वेल जो है, और जेडस कोर्सर, और एक है बगन करके। ये 3 जो बर्ड्स हैं जो कि इंडिया में या पूरे वर्ल्ड में ऑलमोस्ट खत्म है। तो जैसे मैंने बोला कि अगर कोई बर्ड इंडिया में एंडेमिक है और इंडिया में भी कम है, मतलब पूरे वर्ल्ड में नहीं है ना, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में इंडिया में बस मिलता था, अब इंडिया में भी बहुत कम मिल रहा है, तो इसलिए IUCN के क्रिटिकली एंडेंजर्ड में है। इसलिए हिमालयन क्वेल आप कई बार न्यूज में सुनोगे इसके बारे में। तो ये इसमें जानने का यही था, IUCN ने 3 बर्ड को आइडेंटिफाई किया है। इसमें इंडिया के कितने स्पीसीज हैं, वर्ल्ड का डाइवर्सिटी का कितना पॉपुलेशन है, कौन देखता है जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। और इसने अभी अभी डेटा निकाला है, इसी के कारण से इतना सारा डेटाबेस हमको निकला। 3 हॉटस्पॉट है जहां पे सबसे ज्यादा बर्ड्स होते हैं, ईस्टर्न हिमालय, अंडमान निकोबार एंड वेस्टर्न घाट, ठीक है, ये 3 पार्ट है। अब जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में जानते हैं। ये 1916 में स्टेब्लिश हुआ था, 1916 में स्टेब्लिश हुआ था, मतलब ब्रिटिशर्स ने इसको किया था। इसका मेन पर्पस था, देखो याद रखना, सर्वे करना, एक्सप्लोरेशन करना और रिसर्च करना, ये 3 इसका पार्ट है जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का। ये पहले ना कलकत्ता के इंडियन म्यूजियम में एज ए डिपार्टमेंट जूलॉजिकल सेक्शन में काम करता था अलग से, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। लेटर ऑन इसका जो रोल है इसको बढ़ा दिया गया, और अब ये क्या है, किसी भी स्पीसीज का नेमिंग करने का भी काम करता है, उसको डिस्क्राइब करने का काम करता है, उसको कैटेगरी क्लासिफाई करने का काम करता है, और डॉक्यूमेंटेशन का काम करता है। ठीक है, तो ZSI के बारे में जानना जरूरी था, और उसके साथ साथ हम लोगों ने जाना कि हमारे यहाँ बर्ड्स का क्या पोजीशन है, ठीक है। अगला है टकाकिया।
तकाकिया क्या चीज है उसके बारे में समझते हैं। तो तकाकिया जो है ये काइंड ऑफ मोजेस है ना। मोजेस क्या होते हैं, ग्रास जैसे होते हैं, बट थोड़ा सा उससे डिफरेंट होते हैं। घास जिसको बोलते हैं ना वैसे टाइप करते हैं। तो ये तकाकिया है क्या और क्यों न्यूज में है? तो तकाकिया जो कि करीब 160 मिलियन साल से सरवाइव कर गया पूरे अर्थ में, ये जो वैरायटी है ग्रास का, वो अब क्लाइमेट चेंज के कारण से खतरे में है। बताओ, 160 मिलियन साल ये सरवाइव कर गया, बट अब ये सरवाइव करना इसके लिए मुश्किल होता जा रहा है। तो क्या है इस चकाके के साथ, क्या है देखते हैं। क्या है कि ये ऐसा ग्रास है जो कि चाहे बर्फ जमा हो, चाहे ड्राई एरिया हो, वहां पे भी वो सरवाइव कर जाता है। मतलब जहां पे फ्रोस्ट है और जहां पे यूवी रेडिएशन है, वहां पे भी ये सरवाइव कर जाता है। तो तकाकिया आपको ना वैसे ही दिखेगा जैसे ग्रीन एल्गी होता है, काई वाई जैसा टाइप का दिखता है, वैसा टाइप का ही दिखेगा आपको। बट क्या है, इसके जो लीव्स होते हैं, इसके जो पत्ते होते हैं, वो फिंगर जैसे होते हैं, जैसे दिखाता मैं इस टाइप का होता है। जैसे आप ना टर्फ देखते हो ना, जैसे हम लोग ग्रीन मैट या ग्रास वाला मैट बनाते हैं, उसका जैसा ये ग्रासेस दिखते हैं, वैसे ही टाइप का आपको दिख रहा है। अब ये देखो, ये इतना रिजिड है कि हर जगह सरवाइव कर जाते हैं। जैसे कि तिब्बत का प्लेटू। तिब्बत ऐसा प्लेस है जहाँ पे 8 महीने बर्फ जमी रहती है और 4 महीने इतना तेज धूप पड़ती है, जिसके कारण से तिब्बत गर्म हो जाता है। तो दोनों कंडीशन में ये सरवाइव करता आया है, और आज नहीं, करीब 165 मिलियन साल से। यहाँ पे 65 लिखा है, यहाँ पे 165, एक्चुअल में 165 है। इतने साल से सरवाइव कर पाया है। बट ये अभी खतरे में आ गया है इसका। ये ना बहुत तेजी से इवॉल्व करता है अपने आप को। कभी भी कुछ खतरा आता है, डेंजर होता है, ये अपने बॉडी में ऐसे चेंजेस ले आता है ताकि वो एनवायरनमेंट के हिसाब से सरवाइव कर सके। तो इतना पुराना जो हमारे यहाँ जो स्पीसीज है वो खतरे में है, इट मीन्स डेफिनेटली समथिंग इज रॉन्ग विथ अवर अर्थ। तो ये एक मॉज है। मॉस क्या होता है, ऐसे प्लांट्स जिसमें स्पोर्स होते हैं, जिसमें तो छिद्र होते हैं वैसे। ये हर जगह मिलते हैं अर्थ में एक्सेप्ट सॉल्टी वाटर। ये थोड़ा सा नमी वाले जगह पे, मॉइस्ट वाले एरिया पे, और जहाँ पे थोड़ा सा शेड पड़ता है वहां पे रहते हैं। ये हमारे सॉइल को बेनिफिट देते हैं, प्लांट्स को भी बेनिफिट देते हैं। क्योंकि ये क्या करते हैं, बहुत सारे जो बोलना चाहिए कि डेड बॉडीज हैं उसको तोड़ते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं, और उसका न्यूट्रिएंट प्लांट को देते हैं। ऐसा वो प्लांट को नहीं देते, वो अपना खाते हैं उसको। तो सॉइल में उसका जो न्यूट्रिएंट वाला पार्ट है वो अलग हो जाता है, और वो प्लांट्स में हेल्प करता है। ये सॉइल के इरोजन को भी बचाते हैं, और पानी को भी बचाते हैं, वाटर का इकोनॉमी को भी बचाते हैं, मतलब ग्राउंड वाटर को भी कंजर्व होने में हेल्प करता है। तो अगर कोई पूछे मॉस होता क्या है, तो आप बताओगे कि ऐसा प्लांट जो कि स्पोर्स होते हैं, जिसमें छिद्र होते हैं, ये इसका रोल क्या है? आप बोलोगे कि वाटर के कंजर्वेशन में, जो डेड फॉसिल्स या जिसका भी एनिमल्स हैं उसका ब्रेक डाउन करने में। तीसरा चीज है, न्यूट्रिएंट सप्लाई करते हैं प्लांट्स को, सॉइल का फर्टिलिटी बचाने के लिए, और सॉइल को बचाने के लिए, मृदा के अपरदन से बचाने के लिए इसका यूज है। तो इसी का वैरायटी था टकाकिया। ठीक है, जो कि तिब्बत में मिलता है। तिब्बत आप जानते हो कि वो एक प्रकार से डेजर्ट जैसा है, पूरा गर्म प्लेटू है। तिब्बत एक्चुअली प्लेटू है, एक पठार है। तो पठार या प्लेटू का एक ये रहता है कि वेजिटेशन ज्यादा नहीं होते उसमें, मतलब घास फूस वगैरह ज्यादा नहीं होते। तो एक प्रकार से बैरन एरिया रहता है, बंजर टाइप का रहता है। ठीक है, तो तिब्बत में ये है। तो 8 8 महीने ये फ्रोजन रहता है, फिर भी ये सर्वाइव कर जाता है। तो इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आई फील लाइक क्वेश्चन शुड बी आस्क्ड 7 आउट ऑफ 10 फॉर द प्रीलिम्स। एंड मेंस के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है, आप क्लाइमेट चेंज में इसको यूज करना। 6 आउट ऑफ 10 आई गिव। तो ये है इसका टॉपिक। अगला है ड्रॉट डिक्लेरेशन, है ना, कि सूखे की घोषणा जो होती है किसी भी जिले में, वो किस बेसिस पे होती है उसके बारे में देखते हैं। 1 मिनट। ठीक है,
तो अगला जो है ड्रॉट डिक्लेरेशन वाला है। यस। तो क्या है, किसी जगह पे ड्रॉट डिक्लेयर करना है तो किस बेसिस पे किया जाता है? ये न्यूज में क्यों है? क्योंकि कर्नाटका ने बोला है कि आपका जो ड्रॉट का डिक्लेरेशन का जो मैकेनिज्म है उसको चेंज करो, बोल रहा है। ये कौन ड्रॉट डिक्लेयर करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंटर डिक्लेयर करती है। तो किसी भी स्टेट के जिलों में अगर ड्रॉट डिक्लेयर होता है तो उस जगह पे फंडिंग बढ़ जाती है, उस जगह पे टैक्सेशन कम कर दिया जाता है, बहुत सारे बेनिफिट्स किए जाते हैं। तो अब इससे रिलेटेड कुछ चीजें समझते हैं। तो ड्रॉट मैनेजमेंट 2016 का एक मैनुअल है ना, जिसमें बोला गया है कि किसी जगह पे ड्रॉट या सूखा डिक्लेयर करने के क्या क्या पैरामीटर होते हैं, जिसको 2020 में अमेंड किया गया था रिसेंटली। तो इसने क्यों बोला, कर्नाटका ने क्यों बोला ड्रॉट को डिक्लेरेशन को चेंज करने के लिए? क्योंकि कर्नाटका अकेले ऐसा प्लेस है जहां पे करीब 14 एग्रो क्लाइमेटिक जोन है। एग्रो क्लाइमेटिक जोन बोलने का मतलब ये है कि क्लाइमेट के हिसाब से एग्रीकल्चर का कैटेगराइजेशन अलग अलग जगह पे हम लोग 14 ऐसा जोन बनाए हैं अकेले कर्नाटका में। अब क्या है, वहां पे जो क्राइसिस होता है वो एज सच उसके कारण से उसको बेनिफिट नहीं मिल पाता। जैसे क्या है, क्लाइमेट चेंज के कारण से तो हर जगह कहीं पे ड्रॉट पड़ रहा है, कहीं पे फ्लड आ रहा है। तो क्या है कि इसके कारण से ना वो बोलता है कि ड्रॉट डिक्लेरेशन में कुछ आप वैरायटी चेंज करो। जैसे प्रेजेंटली कर्नाटका में जो लास्ट ईयर क्या हुआ, करीब 234 मिलीमीटर का रेनफॉल हुआ, जबकि नॉर्मली वहां पे जो रेनफॉल होता है वो 336 मिलीमीटर होता है। तो अगर इसको बोलना चाहिए कि देखा जाए तो ये उसके एवरेज से सिर्फ 34% का डेफिशिएंसी था। मतलब नॉर्मली इस कर्नाटका में जो बारिश होती है वो 336 मिलीमीटर का होता है और बारिश हुई 234, डेफिशिएंसी थी 34%। बट कैटेगरी जो बताया गया है, जो बताता है कि यहाँ पे ड्रॉट होना है कि नहीं होना है, वो उस कैटेगरी के हिसाब से देखा जाए तो 60% डेफिसिट होना चाहिए। मतलब जिस जगह पे बारिश हो रही है उसके एवरेज के हिसाब से 60% का डेफिसिट होना चाहिए, और ये सिर्फ 34% है, इसलिए इसको ड्रॉट डिक्लेयर नहीं किया गया। बट कर्नाटका में क्या हुआ कि देखो, मानसून तो पिछले साल याद होगा कि लेट से आया था थोड़ा सा। तो मानसून तो लेट से आया। दूसरा क्या हुआ कि कुछ समय शॉर्ट टाइम में ज्यादा रेनफॉल हो गया और बाकी समय ड्रॉट था। तो एवरेजिंग कंडीशन के हिसाब से देखा जाए तो सिर्फ 34% की डेफिशिएंसी हुई। बट इन रियलिटी वो डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं थी पूरे मंथ में, तो बहुत ज्यादा नुकसान हो गया। लेट आने के कारण से जब सोइंग करके बीज डाल के रखे हैं उस समय बारिश नहीं हुई, और जब ना बारिश हो रही है उस समय रिक्वायर्ड नहीं है। तो ड्रॉट उस चीज को कैटेगरी नहीं दिख रहा है, ड्रॉट सिंपली ये दिख रहा है कि कितने मिलीमीटर का रेनफॉल हुआ। तो इसके कारण से ना ये जो वहां का चीफ मिनिस्टर है कर्नाटका के, उन्होंने प्रपोज किया कि आप बहुत सारे चीजों को चेंजेस करो। जैसे क्या है, अदर चीजों को भी लेके आओ कि कितने मंथ का ड्राई रहा या कितने वीक का ड्राई रहा। दूसरा, रेनफॉल कितने एक्सटेंट तक हुआ, कितना ज्यादा हुआ कितना कम हुआ, उसका वीकली डेटा निकालो। इस तरीके से उसने बहुत सारे डेटा को बताया। पर ये सही है कि क्राइटेरिया एक्चुअली चेंज करना पड़ेगा क्लाइमेट चेंज का। हम ये नहीं बोल सकते कि 3 मंथ्स में कितना एवरेज रेनफॉल हुआ, हमको ये बोलना पड़ेगा कि इस मंथ में कितना रेनफॉल हुआ, इस मंथ में कितना। उसमें भी वीक वाइज से कैटेगराइज करना होगा, और पर्टिकुलरली जब सोइंग कर रहे हैं उस समय पानी की ज्यादा जरूरत है। ठीक है ना? तो मेनली क्राइटेरिया क्या है किसी पे ड्रॉट डिक्लेयर करने का? पहला चीज, किसी भी जिला या तालुक में, किसी भी डिस्ट्रिक्ट में 60% से कम रेनफॉल होना चाहिए। मतलब क्या बोलना चाहिए, 60% डेफिसिट होना चाहिए, है ना, 60% की कमी होना चाहिए। दूसरा चीज है कि ऐसे 3 हफ्ते जाने चाहिए या 3 वीक्स होने चाहिए जिसमें रेनफॉल नहीं हुआ, है ना। ऐसे 3 वीक लगातार होने चाहिए जिसमें रेनफॉल नहीं हुआ। उस जगह का जो टोटल क्रॉप है उसका 50% लॉस हो जाना चाहिए ड्यू टू रेनफॉल, या तो रेनफॉल के डेफिसिट के कारण से। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ने ड्रॉट मैनेजमेंट जो 2016 का जो डेटा निकाला था, उसने कुछ चीजों को बोला था, जिसको पैरामीटर रखा। उसने ये देखा कि रेनफॉल में कितना डेविएशन हुआ, कितना प्रेसिपिटेशन होना चाहिए, कितना सूखा का टाइम होना चाहिए, ड्राई स्पेल कितना होना चाहिए, एग्रीकल्चर कौन सा होता है, उसका वेजिटेशन में कितना चेंजेस आया जिसको रिमोट सेंसिंग के थ्रू आइडेंटिफाई करो, सॉइल में कितना मॉइस्चर है, हाइड्रोलॉजी क्या है। फिर इसके बाद किसी एरिया को अगर ड्रॉट डिक्लेयर कर देता है तो स्टेट डिसाइड करता है कि वो सीवियर लेवल का ड्रॉट था कि मॉडरेट लेवल का ड्रॉट था। तो इसमें टेक अवे ये है इस पूरे आर्टिकल में
कि हमको ड्रॉट मैनेजमेंट प्लान जो है 2016 का, जिसमें 2020 में अमेंडमेंट हुआ, उसमें चेंजेस की डेफिनेटली रिक्वायरमेंट है। दूसरा कि ड्रॉट मैनेजमेंट के लिए, ड्रॉट डिक्लेयर करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है। तीसरा, किसी भी एरिया में 60% से भी कम की कमी हो जाती है तो उस जगह को ड्रॉट डिक्लेयर कर देते हैं। चौथा, किसी जगह पे 3 हफ्ते ड्राई हो जाते हैं तो उसको ड्रॉट डिक्लेयर किया जा सकता है। पांचवा, अगर वहां का जो क्रॉप है, जितना फसल है, वो 50% का लॉस हो गया तो ड्रॉट डिक्लेयर किया जा सकता है। कर्नाटका इसको अमेंड करना बोल रहा है। ये चीजें हमारे लिए टेक अवे है। ठीक है, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंदर में आता है। तो एज सच ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि अभी यही सब चीजें फेस करेंगे हम लोग। अगर आपका मेंस का क्वेश्चन आता है तो आप ये चीज को डाल सकते हो कि ड्रॉट डिक्लेरेशन का प्लान को चेंज करना पड़ेगा क्लाइमेट चेंज के हिसाब से, और हम लोगों को सेंटर तो आइडेंटिफाई करेगी, स्टेट गवर्नमेंट के पास भी कुछ पावर देना चाहिए। ये सब चीजें आप डालो, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट के पास अभी ये बस पावर है कि सीवियर है कि मॉडरेट है, उस लेवल का सूखा है उसको वो डिक्लेयर कर सकता है। मतलब भीषण अकाल जिसको बोलते हैं वो सीवियर लेवल का हो गया है ना, और अकाल नॉर्मली जो यूज कर रहे हैं वो मॉडरेट लेवल का अकाल है। ठीक है ना, तो ये चीजें हैं। तो ड्रॉट के बारे में आपने समझ गया। मेंस का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 7 आउट ऑफ 10। प्री के हिसाब से 5 आउट ऑफ 10, प्री के हिसाब से ज्यादा नहीं है, ज्यादा देर मेंस के हिसाब से है। अगला है तंपरा लेक। तंपरा एक झील है जो कि उड़ीसा में है। ये एक वेटलैंड भी है। वेटलैंड किसी भी एरिया में गवर्नमेंट जब आइडेंटिफाई करती है तो उसको कंजर्वेशन के लिए पैसे देती है, एक्सपर्टाइज देती है, टेक्निकल टीम भेजती है। तो ये न्यूज में क्यों है? क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल। नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल का जोन, जो ईस्टर्न वाला जोन है, जैसे नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल के बहुत सारे जोन होते हैं, जैसे इधर पे दिखा था, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल के टोटल जोन जो है 5 ब्रांच है। नॉर्थ का जोन, सेंट्रल जोन, ईस्ट जोन, वेस्ट जोन एंड साउथ जोन। ये नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल नाम से लग रहा है ट्राइब्यूनल है, मतलब कोई जुडिशरी वाला ऑर्गेनाइजेशन है जो कि जजमेंट करता है, केसेस लेता है। तो ये एनजीटी जो है, ये एक्चुअल में एनवायरनमेंट से रिलेटेड जो भी केसेस होते हैं इनके पास जाते हैं। ट्राइब्यूनल बनाने का पर्पस ये होता है कि कई बार जब कोर्ट होते हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ये लोग ना टेक्निकल चीजों को बहुत ज्यादा नहीं जान पाते हैं। बट ऑब्वियस है क्योंकि ये लोग पॉलिटिकल साइंस में एक्सपर्ट्स हैं, बट कुछ चीजें जिसमें टेक्निकल इन नेचर रिक्वायर्ड होता है, इसलिए अलग अलग ट्राइब्यूनल बना देते हैं। आप देखोगे कि हर का एक ट्राइब्यूनल बना हुआ है, जैसे टेलीकॉम डिस्प्यूट के लिए टीडी सेट बना हुआ है ना। ऐसे ही हर एक टेक्निकल चीजों के लिए एक एक ट्राइब्यूनल बना है। इससे बेनिफिट क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट पे केसेस नहीं जाता है। खैर, आप इसके अगेंस्ट में अपील करने के लिए जा सकते हो, पर क्या है कि ये लोग इक्विप्ड हैं। तो नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल जो है ये एनवायरनमेंट से रिलेटेड केसेस के लिए इक्विप्ड है। अब ये उड़ीसा गवर्नमेंट को इसने बोला कि आपने जो टम्परा लेक के आसपास में जो कंस्ट्रक्शन किया है वो इलीगल है। समझे? उड़ीसा की गवर्नमेंट को तंपरा झील के आसपास में जो कि बोलना चाहिए कि कंस्ट्रक्शन का काम किया, यू कैन सी यहाँ पे देखो कंस्ट्रक्शन का काम किया है, वो इलीगल है। नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने किसके एप्लीकेशन पे ये काम किया? तो उड़ीसा का एक वाइल्ड लाइफ सोसाइटी है जो कि प्रेशर ग्रुप है। प्रेशर ग्रुप क्या होता है? समझ लो कि एक प्रकार से ना गवर्नमेंट का बॉडी ना हो नहीं होता, बट वो कुछ ना कुछ इश्यूज को उठाते रहता है और गवर्नमेंट को प्रेशराइज करता है कि भाई आप ये चीजों को करवाओ। तो वैसे ही उड़ीसा का एक इन्वायरमेंटल ग्रुप है जिसने क्या है, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल में जाके केस किया कि भाई हमारे यहाँ लेक जो है तंपरा लेक, वहां के आसपास में अननेसेसरी ये लोग ना कंस्ट्रक्शन का एक्टिविटी कर रहे हैं, जिससे हमारा लेक खराब हो जाएगा, झील खराब हो जाएगा। तो ये न्यूज में था। खैर एज सच ये न्यूज बहुत बड़ा नहीं है, पर इसके जो ऑर्गेनाइजेशन है वो इम्पोर्टेंट है। तो ये लेक के बारे में समझते हैं, तंपरा लेक क्या है। तो तंपरा लेक एक फ्रेश वाटर का लेक है। आप जानते हो उड़ीसा कोस्टल एरिया में है, तो वहां पे नॉर्मली जो झील है वो सॉल्टी वाटर के हैं, बट ये फ्रेश वाटर का लेक है। दूसरा चीज, ये चिल्का, जैसे आप जानते हो चिल्का लेगून्स है, जैसे वहां पे इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है, वैसे यहाँ पे भी डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है, विविधताएं बहुत ज्यादा है। इतना है कि करीब 60 स्पीसीज के बर्ड्स होते हैं, 46 स्पीसीज के फिशेस और 48 वैरायटीज के जो स्पीसीज के फाइटोप्लैंक्टन्स मिलते हैं। तो ऐसा उनके लिए प्लेसेस हैं जहाँ पे ये लोग सर्वाइव करते हैं।
तो ये स्पीसीज जो है बहुत ज्यादा वल्नरेबल हैं। अगर इनके जो हैबिटेट है, उनके जो आवास है, उसको अगर आपने डिस्टर्ब किया तो हो सकता है इनका जो एक्सिस्टेंस है खतरे में आ जाए। ये देखा जाए तो ये वेटलैंड एटलस में आता है, तब जैसे तंपरा लेक नेशनल गवर्नमेंट का जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के वेटलैंड के एटलस में तंपरा लेक का कैटेगरी में है। गवर्नमेंट इसको पैसा भी देती है। इस जगह पे फौना बहुत ज्यादा है, एनिमल्स वगैरह बहुत ज्यादा हैं, स्पीसीज बहुत ज्यादा हैं। ये उड़ीसा के गंजम डिस्ट्रिक्ट में है, गंजम जिले में है। इसको रामसार वेटलैंड साइट भी डिक्लेयर किया गया। रामसार डिक्लेयर करने से इंटरनेशनल एफर्ट होता है इसको सेव करने का। अब सोचो, इंडिया ने भी वेटलैंड में आइडेंटिफाई किया, रामसार ने भी वेटलैंड में आइडेंटिफाई किया, और उड़ीसा गवर्नमेंट के प्रेशर ग्रुप ने आइडेंटिफाई किया, और उड़ीसा गवर्नमेंट इस पे कुछ कंस्ट्रक्शन काम करवा दिया। इसलिए क्या है कि एज सच इस पे उसको सेफ रखना चाहिए। आप रिक्रिएशन के लिए सराउंडिंग में ऐसा काम करो कि ताकि ये सेफ हो रादर देन इसको डिस्टर्ब हो। तो ये चीज है। रामसर वेटलैंड क्या होता है? पहला, ये रामसर एक ईरान में एक प्लेस है जहाँ पे सारे वर्ल्ड के ऑर्गेनाइजेशंस ने डिसाइड किया कि हम अपने एरिया के वेटलैंड को बचाएंगे। तो रामसर वेटलैंड साइट आइडेंटिफाइड हो जाने से इंटरनेशनल लेवल पे पैसे मिलते हैं, एक्सपर्टीज मिलती है। सेंट्रल गवर्नमेंट वेटलैंड डिसाइड करती है तो सेंट्रल लेवल से पैसे मिलते हैं उसको सेव करने के लिए। स्टेट गवर्नमेंट उसका की ड्यूटी है कि उस पैसे को लेकर उसको बचाए। तो अगर उसको डिस्टर्ब करती है तो वो गलत हो जाता है। अब नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल क्या है, एनजीटी क्या है, इस पे क्वेश्चन आया जा चुका है, फ्यूचर में भी आ सकता है। ये एक स्पेशलाइज्ड बॉडी है जो कि किसी भी ऐसे केसेस जहां पे इन्वायरमेंट के प्रोटेक्शन से रिलेटेड है, वैसे केसेस का स्पीडी डिस्पोजल करने के लिए या उस पर काम करने के लिए इसका काम है। मतलब ये इसको चेक करती है। इसके 5 बेंचेस हैं, हर जगह अलग अलग बेंच हैं। बेंच होने का मतलब ये होता है कि हर कोई ऐसा तो नहीं कि दिल्ली में पहुंचेगा इन्वायरमेंटलिस्ट, तो उसको लोड कम करने के लिए अलग अलग बेंच बना दिया जाता है। ये कौन कौन से केसेस कौन कौन से लॉ के अंडर में लेती है? जैसे कोई भी ऐसा केस आता है जो कि वाटर पोल्यूशन, फॉरेस्ट का एक्ट, या एयर के पोल्यूशन, या एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, या पब्लिक लायबिलिटी, या बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट में कहीं पे भी हिट करता है तो इसके लिए आप एनजीटी में जा सकते हो। ये सारे एक्ट हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे ज्यादा एक्ट है भी नहीं, है ना कहीं ये हिट करते रहते हैं। अगर आप एयर पोल्यूट करते हो तो आप कहाँ पे आओगे? आप नॉइस पोल्यूट करते हो तो किसी और एक्ट में आओगे। जैसे नॉइस पोल्यूशन को एयर पोल्यूशन में ही डाला गया है। तो ऐसा कोई भी पोल्यूशन आप करते हो, ये किसी न किसी एक्ट के अंदर में आपको स्यू किया जा सकता है, आपके ऊपर केस किया जा सकता है। और ये केसेस जो है ये किसके अंदर में जाएंगे? ये एनजीटी के अंदर में जाएंगे। यहाँ पे जो एनजीटी में जो ऑफिस के जो मेंबर्स होते हैं वो रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं, और उसके नीचे के जो पैनल्स वाले होते हैं वो रिटायर्ड हाई कोर्ट के जजेस होते हैं। ऐसे जजेस जो 15 साल से एनवायरमेंट के केसेस लड़ते आए हैं कोर्ट में, उन्हीं को रखा जाता है इसमें। तो ये है एनजीटी का फॉर्मिंग। एनजीटी बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, अगेन इसमें से क्वेश्चन बन सकता है। तो एज सच प्री एंड मेंस दोनों के हिसाब से 7 to 8 आउट ऑफ 10। एंड मेंस में, मेंस का टॉपिक नहीं है एज सच, ये प्री का ही टॉपिक है। प्री मेंस में ये वेटलैंड से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो उस चीज को आप डाल सकते हो इसमें। ठीक है, तो ये हुआ तंपरा लेक के बारे में। देखो, हमारा मकसद ये नहीं होता कि करंट अफेयर्स को सिर्फ करंट अफेयर्स जैसा पढ़ ले, उसको याद कर ले। हम उसके बैकग्राउंड में जब तक नहीं जाएंगे तो वो करंट अफेयर्स का मतलब ही नहीं है ना? क्योंकि क्वेश्चन सीधा तो ऐसा नहीं पूछेगा कि व्हाट इज तंपरा लेक, या कहाँ पे तंपरा लेक कौन से प्लेसेस पे मिलता है। रादर देन वो उससे रिलेटेड सिग्निफिकेंस पूछ सकता है। तो कोई भी टॉपिक को ऐसा पढ़ो कि इसमें से क्वेश्चंस कहीं पे भी पूछे, आप इजीली कर सको। ठीक है, और उसके बाद गेन, जैसे मैं बोला, टेक अवे हो, आपको ध्यान रखना चाहिए। पढ़ लिए तो मतलब इसमें क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे, तो क्वेश्चन इसी तरीके से पूछे जाएंगे, तो ये टेक अवे होते हैं। अगला है हाइड्रोपोनिक्स फार्मिंग। हाइड्रोपोनिक्स फार्मिंग क्या होता है? देखो क्या होता है कि नाम से लग रहा है हाइड्रो मतलब पानी वाला। अब ऐसा फार्मिंग जिसको इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च एंड बेंगलोर का हॉर्टिकल्चर रिसर्च इसने डेवलप किया है। ये किस टाइप का होता है, इसके लिए ये इमेज देखो। तो क्या होता है कि जैसे हम ऐसे ट्रेस बना देते हैं, उसमें सीड्स डालते हैं, छोटा सा यहाँ पे मिट्टी जैसा रहता है जिसमें सीड जो है, जो पौधा जो है जर्मिनेट करता है। अंकुरित होने के बाद से उसका जो रूट्स हैं यहाँ पे पानी में टच होते हैं।
ये रूट्स पानी में टच होते हैं, तो ये पानी में हम लोग क्या करते हैं, वैसे मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स ये सब डाल के रखे रहते हैं ताकि रूट्स सीधा इसको एब्जॉर्ब करें। इससे क्या है, अमाउंट ऑफ वाटर की कमी होती है, मतलब ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है, और प्लांट्स बहुत तेजी से सरवाइव कर पाते हैं, बहुत तेजी से ग्रो कर पाते हैं। क्यों? प्लांट्स के ग्रो करने के लिए का एक मेजर रीजन होता है कि उसका जो रूट्स है जितना तेजी से फैलते हैं उतना अच्छे से ऊपर का जो बोलना चाहिए कि लीव्स वगैरह है वो स्प्रेड करते हैं। अब रूट्स क्यों तेजी से फैल रहे हैं? क्योंकि उनको बोलना चाहिए कि फ्रिक्शन नहीं मिल रहा है। जैसे सॉइल में अंदर में पेनिट्रेट करने में जगह नहीं मिलती, कई बार सॉइल अगर प्रॉपरली प्लोड नहीं है, मतलब बोलना चाहिए कि प्रॉपरली उसको मल्चिंग नहीं किया गया या प्रॉपरली उसमें प्लोइंग नहीं किया गया, तो क्या होता है, सॉइल जो है वो टाइट हो जाता है। तो वैसे सॉइल में रूट्स अंदर पेनिट्रेट नहीं कर पाते, तो प्लांट्स भी ग्रो नहीं कर पाता। तो अगर हमने रूट्स के लिए स्पेस बना दिया, तो रूट्स के लिए यहाँ पे बहुत स्पेस है, आराम से इसके रूट्स बाहर में स्प्रेड कर सकते हैं, और इजीली पानी से ये अपने क्या बोलना चाहिए कि मिनरल्स या फर्टिलाइजर्स ये सारा वो ले सकता है। इससे बेनिफिट ये होता है कि एक तो वीड्स या खरपतवार नहीं होते, हमको पानी का जो कंजम्पशन है वो बहुत एक रेयर है, क्योंकि हम जो पानी डालते हैं वो सॉइल के अंदर ना जाके सीधा इन्हीं को मिलता है, और सॉइल का रोल ही नहीं है इसमें। तो सॉइल का जब रोल नहीं है तो चाहे पेस्टिसाइड डालो या फर्टिलाइजर डालो, वो सॉइल को ना मिलके इनको मिलता है सीधा प्लांट्स को। इससे ये भी बेनिफिट है कि आप इंडिविजुअल लेवल पे मॉनिटर कर सकते हो कि कौन से प्लांट्स अच्छे से ग्रो कर रहे हैं, कौन से नहीं कर रहे हैं। तो इससे इसको बोला जाता है हाइड्रोपोनिक्स टेक्निक। आप इससे छोटे एरिया पे बहुत ज्यादा ग्रो कर सकते हो, मतलब आपको बड़े एरिया की जरूरत नहीं है, पानी की जरूरत भी बहुत कम रहती है। इवन इसको आप टेरेस में भी, छत वत में भी, बालकनी में इस तरीके से कर सकते हो। तो वेजिटेबल्स के क्रॉप ग्रो करने के लिए ये बहुत अच्छा टेक्निक है, क्योंकि इसका जो लीव्स है बहुत बड़े नहीं होते, पेड़ नहीं बनते हैं। नॉर्मली पेड़ बनने वाले जो ट्रीज हैं उसको इसमें ग्रो नहीं किया जाता, ये फार्मिंग वाले के लिए है। सक्सेस रेट इसका बहुत हाई है, क्योंकि आप केयरफुली एग्जामिन करते हो, प्रॉपरली चेक करते हो कि हर का रूट प्रॉपरली आ पा रहा है कि नहीं। आप तुरंत से निकाल के भी चेक कर सकते हो उसको पूरा, और मरने के चांसेस इसके बहुत कम होता है। तो ये हाइड्रोपोनिक टेक्निक है, इसके बारे में रिसर्च किया आईसीएआर ने और बेंगलुरु के रिसर्च इंस्टीट्यूट ने। इसको बोला जाता है सॉइल लेस कल्टीवेशन, ऐसा कल्टीवेशन जिसमें सॉइल की जरूरत नहीं है। इसकी प्रोडक्टिविटी बहुत हाई होती है और पानी की बहुत कम जरूरत पड़ती है। ये फ्यूचर का सस्टेनेबल क्रॉप कल्टीवेशन मेथड हो सकता है। ये इंडिया ने इसको इजाद किया, और इसके बाद ये फ्यूचर में ये बहुत बड़ा लेवल का फार्मिंग बन सकता है। वैसे ऐसा नहीं कि इंडिया ने अकेले इजाद किया, पास्ट फॉरेन में इस टाइप का किया जाता है, बस नाम थोड़ा सा अलग अलग नाम से किया जाता है, क्योंकि इसकी बहुत सारे वैरायटीज हैं। इसको अर्बन फार्मिंग बोला जा रहा है, क्योंकि ये ऐसा फार्मिंग का टेक्निक है जो कि अर्बन एरिया में किया जा सकता है, क्योंकि एरिया कम रहता है और रूफ टॉप बहुत मिलता है अपने को। तो कमर्शियल फार्मिंग के लिए ये बहुत ज्यादा यूज है। जैसे हाइड्रोपोनिक्स है वैसे ही कोकोपोनिक्स होता है। कोकोपोनिक्स कोकोपीट का यूज किया जाता है। कोकोपीट्स मतलब नारियल का जो बूच होता है उसको, जो कोकोपीट या नारियल का जो बूच होता है उसमें ना मॉइस्चर रिटेंशन की बहुत ज्यादा कैपेसिटी होती है, इसलिए वो कोकोनट के अंदर में पानी को जमा करके रख पाता है। तो उसका जो नारियल का जो बूच है, क्वायर वगैरह जो बोलते हैं, है ना, जो जो रेशे होते हैं, वो क्या है, वो भी एक अच्छा मॉइस्चर को बचाने का काम करता है। किसी भी सॉइल में उसको मिक्स कर देने से प्रोडक्टिविटी बहुत हाई हो जाती है ना, किसी भी फार्मिंग की। तो कोकोपोनिक्स वो है जिसमें इसकी पानी की जगह हमने क्या किया, कोकोपीट डाल दिया। और कोकोपीट क्या बोलोगे कि वही जो नारियल का बूच है उसी को कट 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 करके हम लोग डाल दिया। इसमें भी वेजिटेबल के क्रॉप्स बहुत अच्छे से ग्रो कर पाते हैं। इसके मेरिट्स क्या है हाइड्रोपोनिक फार्मिंग के, अगर कोई पूछे तो बोलोगे कि वाटर की एफिशिएंसी ज्यादा है, न्यूट्रिएंट की डिलीवरी अच्छी हो पाती है, पोषक तत्व तो बहुत आसानी से दे पाते हैं और कम अमाउंट में दे पाते हैं, स्पेस की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है, ग्रोथ फास्टर होता है, पेस्ट की रिक्वायरमेंट कम होती है, डिसीज का रिस्क भी कम होता है, और साल भर आप खेती कर सकते हो। डिमेरिट्स ये है कि इनिशियल लेवल का कॉस्ट बहुत ज्यादा है, एक्सपर्टाइज चाहिए, टेक्निकल एक्सपर्टाइज चाहिए, टेक्नोलॉजी पे डिपेंडेंट है, पावर पे डिपेंडेंट है क्योंकि पंप चला के पानी चाहिए, न्यूट्रिएंट का मैनेजमेंट का ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि हर एक प्लांट को अलग अलग टाइम पे अलग अलग न्यूट्रिएंट चाहिए।
सिस्टम के फेलियर का भी चांसेस होता है। कई बार क्या है कि आपने कुछ ज्यादा केमिकल, गलत केमिकल डाल दिया, तो उसके पास मॉडरेट करने का कुछ नहीं है। जैसे सॉइल में कुछ डाल दिया तो कुछ सॉइल भी एब्जॉर्ब कर लेता है। वैसे क्रॉप डाइवर्सिटी लिमिटेड है, मतलब क्या है कि आप जो उगाना चाहते हो वही उगता है। अगर आप ना मतलब ऐसे वैरायटीज जो है, इंडिजिनियस वैरायटीज होते हैं जो कि नेचुरली उगते हैं, तो उसको तो आप खत्म ही कर दिए एक प्रकार से। मतलब वही सीड्स ग्रो करेंगे जो आप चाहोगे, तो विविधताएं कम हो जाती है, ये चीज है। सो दैट्स द थिंग। हाइड्रोपोनिक्स ये जो है, आप ना इसको वे फॉरवर्ड में डाल सकते हो। फार्मिंग का जब क्वेश्चन आएगा ही, कृषि का जो क्वेश्चन है, एग्रीकल्चर का क्वेश्चन है, दैट विल डेफिनेटली हिट द मेंस क्वेश्चन। इसमें ये पूछा जा सकता है, प्री में भी पूछा जा सकता है हाइड्रोपोनिक्स क्या है करके। तो आप बताना कि पानी के ट्रे में ऐसा डाल दिया जाता है रूट्स को। इसके अलग अलग टेक्निक्स यहाँ पे दिया गया है, उतना ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है आपको। तो अगर कोई पूछे तो इसमें मेंस का क्वेश्चन है, आप सोल्यूशन दो, इस टाइप का किया जा सकता है। क्योंकि अर्बन की नीड बहुत ज्यादा बढ़ गई है, लैंड की कमी हो रही है, तो ऐसे में ऐसा टेक्निक्स हमको यूज करेगा। वैसे भी हम देखते हैं कि सॉइल सेलेनिटी, ज्यादा फर्टिलाइजर डालना, ज्यादा पेस्टिसाइड डालने के कारण से सॉइल खराब हो रहा है। ऐसे कंडीशन में ये एक अच्छा सोल्यूशन है। बस हम लोग इनिशियल लेवल का कॉस्टिंग को ध्यान रख सकें, गवर्नमेंट सब्सिडाइज कर दे, ऐसा कुछ सोल्यूशन हम डाल सकते हैं। ठीक है, ट्रस्ट में आप ऐसा आंसर डालोगे ना, आपको इतने बेहतरीन मार्क्स मिलने वाले हैं ऐसे अगर सोल्यूशन डालते हो तो। मैं बोला ना कि करंट अफेयर्स इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये मार्क्स को बढ़ाता है आपके मेंस के। क्वेश्चन स्टैटिक पूछ दिया आपको, पर आपने ऐसे आंसर्स डाले, ऐसे सोल्यूशंस डाले, वो खुश हो जाएगा कि हाँ यार, इसके पास इतने सारे आइडियाज हैं। क्योंकि आप जब आईएएस बनोगे, आप डीसी बनोगे, तो आप क्या है कि यही सब चीजें तो यूज करोगे ना एक्चुअल में आप अपने रियल लाइफ में। तो वो चाहते हैं ऐसे लोग जो कि नए सॉल्यूशंस लेके आए, और इसलिए ये सब पढ़ा भी जाता है ताकि आप सॉल्यूशंस निकालो। ठीक है, अगला है हेरॉन्स। हेरॉन्स जिसको बगुला बोलते हैं, है ना, हेरॉन्स। अब हेरॉन्स के साथ क्या है, तो WWF इंडिया है। ये WWF वर्ल्ड रेसलिंग फेडरेशन नहीं है, ये वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड है। ये एक फंड है जो कि वर्ल्ड के वाइल्ड लाइफ को फंडिंग करता है, बचाने के लिए काम करता है। तो क्या है कि ऐसा प्लेस जहां पे हेरॉन्स रहते हैं उसको हेरोनरी बोलते हैं, हेरोनरी। ठीक है, जहां पे ये हेरॉन्स रहते हैं, बगुला रहते हैं। जैसे किसी भी फॉरेस्ट में लॉयन प्रेडेटर होते हैं ना, शिकारी होते हैं मेनली, लॉयन जो टाइगर होते हैं या लॉयन होते हैं, ये लोग क्या है, बड़े एनिमल्स होते हैं जो कि शिकार करते हैं। वैसे ही क्या है, किसी भी पॉन्ड में, किसी भी तालाब में या किसी भी वेटलैंड में, ये जो हेरॉन्स है वो लाइक अ लायन है। लायन है मतलब क्या है, ये लोग चाहे फ्रॉग हो, फिश हो, इसको खा जाते हैं। तो ये लोग ऐसा डरते होंगे लोग ना, जैसे हम लोग ना शेर की कहानी पढ़ते हैं, वैसे ही क्या है जो एक्वा एनिमल्स हैं, वो लोग ना इसकी कहानी पढ़ते होंगे कि बगुला आएगा, मार के चला जाएगा, खा के चला जाएगा, तो उस टाइप का। तो दीज आर द हेरॉन्स। आप देखोगे कि ये लोग ना डर्टी वाटर में ऐसे चलते रहते हैं और कुछ ना कुछ खाते रहते हैं, आपने ऑब्जर्व किया होगा। इनके लेग बहुत लंबे होते हैं, है ना, टॉल होते हैं, ताकि क्या है, वो वेटलैंड में ऐसे ऐसे चल सके। और उनके जो बीक्स होते हैं, चोंच होते हैं, वो बहुत लंबी होती है ताकि पट से खाए निकाल सके। ऑब्वियसली जब ना बारिश खत्म हो जाती है उसके बाद ये हेरॉन्स आपको दिखते हैं आसपास में, आपने देखा होगा। तो क्या है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो तिरुवनंतपुरम का है, इसने अ, इसने सबसे ज्यादा हेरोनरी बनाए हैं पास्ट में। साउथ में जो है केरला और तमिलनाडु में वाटर बर्ड्स पे बहुत ज्यादा फोकस किया गया है। तो वहां पे हेरोनरी बहुत ज्यादा, हेरोनरी समझ के जहाँ पे हेरॉन्स रहते हैं, है ना। तो हेरोनरी एक ऐसा नेस्ट है, एक ऐसा घोंसला है जहाँ पे हेरॉन्स आते हैं, और उस जगह पे रहने से या उनके सरवाइव करवाने के कारण से एक एक्वेटिक एनिमल का फूड चेन अच्छे से सरवाइव कर पाता है। हर का अपना अपना रोल होता है, हर एक स्पीसीज का इकोसिस्टम में एक रोल है, वैसे ही इसका एक रोल है। तो ये दे आर द टॉप प्रेडेटर्स इन द एक्वेटिक फूड चेन, है ना, ये सबसे बड़े प्रेडेटर्स है ना। तो ये क्या करते हैं, इनका इनका पॉपुलेशन होना जरूरी है, ताकि क्या है, वो एक्वेटिक एनिमल्स का पॉपुलेशन को लिमिट रख सके। तो इनको भी बचाना जरूरी है। और मैंने बताया कि जब भी किसी भी फूड चेन में लास्ट एनिमल होते हैं उनको पोल्यूशन का बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है, इसलिए इनको भी बचाना हमके लिए, हमारे लिए जरूरी है। तो हेरॉन्स के बारे में जानते हैं। इंडिया में ऐसे 60 स्पीसीज हैं जो कि लॉन्ग लेग वाले होते हैं, हेरॉन्स होते हैं। और देखा जाए तो हमारे यहाँ इंडिया में या तो ट्रॉपिकल एरिया में, जहाँ पे उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है, वहां पे हेरॉन्स आपको ज्यादा मिलेंगे।
नॉर्मली ये जो हेरॉन्स है शैलो वाटर के पूल्स में, दलदली एरिया में, मार्शेस में फ्रॉग्स को पकड़ते हुए या फिश को पकड़ते हुए मिलते हैं आपको। तो अगर देखा जाए इंडिया में कितने वैरायटी के हेरॉन्स है, तो इंडिया के बहुत टाइप के हेरॉन्स होते हैं। जैसे इंडिया के पॉन्ड के हेरॉन्स जो कि नॉर्मली आपको दिखते हैं, ऐसे 430 आपको वैरायटीज हैं। स्पीसीज एंड वैरायटीज में डिफरेंस है। स्पीसीज एक ही स्पीसीज होता है, उसके वैरायटीज अलग अलग होते हैं। जैसे ह्यूमन में देखो कोई निग्रो होते हैं, कोई मंगोलाइट्स होते हैं, वैसी टाइप के इसके भी वैरायटीज होते हैं। तो ऐसे करके हमारे पास बहुत टाइप के वैरायटीज हैं, है ना, हेरॉन्स के। तो अगर देखा जाए तो मोस्ट ऑफ द जो हेरॉन्स के खत्म होने का एक रीजन होता है कि उनका जो घोंसला है, उनका जो नेस्ट है, उसको हम लोगों ने खत्म कर दिया है। और मेनली इसका रीजन है कि ट्री जो है, पेड़ जो खत्म हो गए, इसके कारण से ये लोग खत्म हो गए। अगर इंडिया के वैरायटी के जो हेरॉन्स है मोस्टली कहाँ पे मिलते हैं, ये जो टीक का जो ट्री है, सागौन का जो ट्री है, मैंगो का ट्री है, वैसी है कॉपर पॉट ट्री, टमरेन ट्री, पीपल का ट्री एंड बनियन ट्री, इसमें ये लोग रहते हैं। मतलब आप सोचो, ये जो डेसिडुअस ट्रीज है, ये एक्चुअली क्या है, पर्णपाती वन है, इसी में ही ये लोग मिलते हैं मेनली। ठीक है ना। पर्टिकुलरली विजनजाम करके एक जगह है जहां पे सबसे ज्यादा नेस्ट मिलते हैं इसके। तो हेरोनरी का बेनिफिट ये है कि यहाँ पे हेरॉन्स रह पाएंगे, इस जगह पे नेस्ट होता है। इनके क्या बोलते हैं, इनका बहुत ज्यादा रोल है हमारे इकोसिस्टम में। WWF क्यों इसको ध्यान दे रहा है कि WWF ना एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, एनजीओ है। ये ऐसा किसी इंटरनेशनल गवर्नमेंट का पार्ट नहीं है, किसी यूनाइटेड नेशन का पार्ट नहीं है। ये 1961 में इसको लाया गया था ताकि IUCN का फंडिंग कर सके। IUCN याद है ना, जो क्रिटिकली एंडेंजर्ड वगैरह को ला रहा था, उसका फंडिंग के लिए WWF को लाया गया। तो ये एक प्रकार से फंड है, एक प्रकार से बैंक है पैसा देने के लिए, जिसका हेडक्वार्टर है स्विट्जरलैंड में। इसका काम ये रहता है कि कहीं पे भी एनवायरनमेंट में ह्यूमन का इम्पैक्ट पड़ रहा है, उसको बचाने के लिए पैसे देने का काम और उसको एक्सपर्टाइज देने का काम करता है। तो ये वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन बन चुका है। इसका मेन पर्पस है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को बचाना, रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज को बचाना और पोल्यूशन को कम करना। ये बहुत सारे रिपोर्ट्स निकालता है, जिसमें से कुछ रिपोर्ट्स यूपीएससी या स्टेट पीएससी में पूछा जा चुका है। जैसे है लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट, जो कि हर 2 साल में निकलता है, 1998 से निकलता आ रहा है। दूसरा है अर्थ आवर, जिसके अंडर में आप 1 घंटे के लिए लाइट बंद करते हो, है ना। याद होगा मार्च के मंथ में आप 1 घंटे के लिए लाइट बंद करते, पूरे वर्ल्ड में लाइट बंद किया जाता है, जिसको अर्थ आवर बोला जाता है। क्वेश्चन पूछा जा चुका है। फिर एक और है डेट फॉर नेचर स्वैप्स। ये एक ऐसा रिपोर्ट है जिसमें ये बोला जाता है कि अगर कोई विकासशील देश है, डेवलपिंग कंट्री है, अगर उसने एनवायरमेंट के लिए काम किया है, तो उसने जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से जो लोन लिया है, उसको कम कर दिया जाए। मतलब क्या है कि मैं एक कंट्री हूं और मैंने लोन लिया किसी बैंक से, और उस लोन से मैं अगर अपने एनवायरमेंट को सेव करने के लिए कुछ प्रोजेक्ट्स लगाया, तो मेरा लोन को माफ कर दिया जाए। उसको बोला जाता है डेब्ट फॉर नेचर स्वैप्स। फिर है मरीन स्टूवर्डशिप काउंसिल, जिसका काम है फिशिंग अगर आप करते हो, ठीक है, मछली पालन कर रहे हो, पर सस्टेनेबल फिशिंग। ऐसा नहीं कि जिस समय ब्रीडिंग का टाइम है, जिस समय छोटा बच्चे हैं, उस समय आप ना फिशिंग मत करो। तो टेक्निक्स बताता है किस समय आपको फिशिंग करना है। हेल्दी ग्रोन पोटैटो का भी फार्मिंग का ये तरीका बताता है कि किस टाइप का पोटैटो का फार्मिंग करना चाहिए। तो ये सारा WWF के अंदर में आता है। ध्यान रखना, ये सारी चीजें WWF के अंदर में आती है। ठीक है। तो WWF को नाम क्यों लाया मैंने, क्योंकि मुझे हेरॉन्स को बताना था। हेरॉन्स को क्यों बताना था, क्योंकि हेरॉनरी को काउंट किया गया अभी। हेरॉनरी सबसे ज्यादा कहाँ पे है, साउथ इंडिया में हेरॉनरी बहुत है। हेरॉन्स क्या होता है, हेरॉन्स वो चीज है जो कि स्वैम्पी एरिया में, दलदली एरिया में या डर्टी वाटर में रहते हैं। क्या काम करते हैं, ये प्रेडेटर है, ये फिश फ्रॉग्स को खाते हैं, पॉपुलेशन को बचाते हैं। क्या प्रॉब्लम है इनके साथ, इनका नेस्ट का प्रॉब्लम है, इनके घोंसले के प्रॉब्लम है। कौन से घोंसले में, कौन से ट्री में रहते हैं, नीम में रहते हैं, पीपल में रहते हैं, जो नॉर्मल आसपास में देखते हो टीक में रहते हैं। तो ये है हेरॉन से रिलेटेड। ठीक है, इससे ज्यादा क्वेश्चन इसमें से नहीं आएंगे। अगला है ग्लोबल मरीटाइम इंडिया समिट। ये सच बकवास है, इसमें जानने की ज्यादा जरूरत नहीं है। ये क्या है, इंडियन पोर्ट रेल रोपवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड। नाम से क्या लग रहा है, इंडियन पोर्ट रेलवे रोपवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड। मतलब कहीं पे भी रोपवे अगर बनाता होगा तो यही इंडिया का जो पब्लिक सेक्टर यूनिट है, यही बनाता है। तो अब क्या है, इसने एक समिट ऑर्गेनाइज किया 2023 में, जिसका मेन पर्पस था कि जैसे क्या होता है कि हम लोग अभी तक मरी टाइम पावर को यूज नहीं कर पाते, मतलब ओशियन का के थ्रू इकोनॉमी को फ्लरिश नहीं करा पाते। तो ये चाहता है कि जो भी ओशियन वाला एरिया है, उस एरिया पे
लोगों का इन्वेस्टमेंट आया, मरी टाइम पे लोगों का इन्वेस्टमेंट आया, लोग इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करें, ताकि क्या है हमारा इंडस्ट्री वहां से भी बूस्ट अप हो। इसमें इंडिया का मरी टाइम सेक्टर का देखा जाए तो हमारे पास 7,500 किलोमीटर का कोस्टल एरिया है, तटीय क्षेत्र है, जो कि वर्ल्ड का सबसे बिजिएस्ट सी रूट का एक मिडल का डेस्टिनेशन है। 95% इंडिया का फॉरेन ट्रेड जो होता है बाय वैल्यू, बाय वॉल्यूम नहीं, बाय वैल्यू, वो कहाँ से होता है? शिप से होता है। और 70% ऑफ लोकल ट्रेड बाय वैल्यू इसी से होता है। हमारे पास 12 मेजर पोर्ट हैं और हमारे पास कुछ 30 शिपयार्ड्स हैं जो कि शिप बनाने का काम, मेंटेनेंस का काम करते हैं। तो इंडिया का मरीटाइम सेक्टर अभी तक पीछे है, अभी तक वैसा काम नहीं कर पाया है जैसे डेवलप्ड कंट्रीज करते हैं। तो इसलिए हमारे पास एक एक फ्यूचर में एक स्कोप है कि हम इस पे काम करें। तो एक ग्लोबल मरीटाइम इंडिया समिट हुआ जिसमें लोगों का फोकस, इंडिया के लोगों का फोकस लाया गया कि आप इन्वेस्टमेंट करो इस पे। बाहर से भी इन्वेस्टमेंट की डिमांड की गई कि इस एरिया में बहुत ज्यादा पोटेंशियल है। तो इसको एनवायरनमेंट के न्यूज में क्यों डाला गया? क्योंकि देखो मरी टाइम चीजें हैं, तो जब भी आप वहां पे आप फोकस करोगे स्ट्रक्चर का तो वहां पे एनवायरनमेंट का लॉस होगा, इसलिए इसको लाया गया। तो ये चीज है। तो एज सच एनवायरनमेंट का जो टॉपिक है वो यहाँ पे खत्म होता है। तो सितंबर का एनवायरनमेंट में इससे ज्यादा कुछ नहीं है, जो मैंने बताया उसको बस एक बार सुन लिए या रिवाइज कर लिए, दैट्स सफिशिएंट, है ना। एक बार रिवाइज करने की जरूरत है, वहां से काफी है। अगर कोई डाउट है यू कैन आस्क मी, अदरवाइज वी कैन लीव। चलो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।